और किसके कोड में आया था? अकबर के, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में ये भारत में आया था। इसने अकबर से, मतलब अकबर के कोर्ट में इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। इसने अकबर को कहा कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी जाए, पर अकबर ने मना कर दी। अकबर ने कहा कि भाई तुम मेरे गेस्ट हो, इसलिए तुम ये गेस्ट की तरह कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करो। फाइनली बार बार उसने रिक्वेस्ट करी, फिर भी उसको परमिशन नहीं मिली और वो इंडिया से वापस चला गया। फिर दूसरा क्या हुआ? सेकेंड जो इंग्लिश आया था, सेकेंड इंग्लिश टू विजिट इंडिया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। उसका नाम जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है। अब ये जॉन मिल्डन हॉल कब आया था? ये 1599 में आया था और अकबर के टाइम में। ये भी अकबर के टाइम में आया। इसने भी कहा कि भाई मुझे ट्रेड की परमिशन दे दो, ठीक है, ताकि हम भाई ट्रेड कर सके ब्रिटेन के लोग इंडिया में। लेकिन इसको बारे में क्वेश्चन क्या था यूपीएससी की, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये था कि भाई आपका पहला यूरोपियन कौन था जो इंडिया में आया था जिसने अकबर से जागीर हासिल की थी? ठीक है, तो यही था वो जॉन मिल्डन हॉल। यहां मैंने लिख दिया ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश टू ऑब्टेन जागीर फ्रॉम अकबर। अकबर से जागीर हासिल करने वाला ये पहला क्या था? अंग्रेज था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई पहला जो अंग्रेज था जो भारत में आया था वो कौन था? वो तो रॉल्फ फिश था। वो भी अकबर के टाइम में ही आया था। अब क्या हुआ? ये वाली जो चीज है, ये वाली जो घटना है, इस घटना के बाद क्या हुआ भाई? इस घटना के बाद काफी टाइम तक इंडिया, ब्रिटेन में इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोई बात नहीं हुई। फाइनली वहां के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज क्या है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, हमारे को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फाइनली आपका क्या हुआ कि 1600 में क्या हुआ था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई गई थी और ये जो कंपनी थी इसमें लगभग 275 शेयर होल्डर्स थे। इतने लोगों के उसमें शेयर लगे हुए थे, 275 शेयर होल्डर्स। और उस दौरान वहां की जो रानी थी उसका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ। जिसको क्वीन ऑफ द क्वीन भी कहते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल किया, ये वो रानी थी भी। ठीक है। ब्रिटेन में आज भी उसका काफी ऑनर किया जाता है। तो ये क्वीन जो एलिजाबेथ थी ये ट्यूडोर डायनेस्टी की थी। उसके बाद तो ब्रिटेन में कौन सी आ गई थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी। ये मतलब ट्यूडोर वंश की थी, डायनेस्टी का मतलब वंश। ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि भाई आप जाओ और ईस्ट के साथ, ईस्ट में इंडिया भी आता है, ब्रिटेन के तो हम ईस्ट में ही है, तो ईस्ट के साथ आप क्या करो? ट्रेड करो। ठीक है। तो इसने क्या किया था? शी ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू trade with the east for the period of 15 years। 15 साल के लिए जाओ भाई। आज की डेट में भी क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने जाना है इंडिया से बाहर, मेरी कोई यहाँ कंपनी है, बाहर ट्रेड करना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन वो कितने टाइम के लिए दी जाएगी ये तो गवर्नमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। उस दौरान भी क्या होता था, वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। स्टेट हेड तो आपके कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? ब्रिटेन में। हमारा तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है,
हमारा तो रिपब्लिकन सिस्टम है ना, क्योंकि हमारा जो स्टेट हेड है वो आपका क्या है, वो आपका इलेक्टेड है। हमारा स्टेट हेड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द्रौपदी मुर्मू, तो वो आपका क्या इलेक्टेड है, वो आपका रिपब्लिकन सिस्टम हो गया। हमारा यहाँ रिपब्लिक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन हेड तो वहाँ पे क्या है, राजा ही है। उसका ऑफिस तो हेरिडेटरी है, वहाँ तो उनका कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, रानी ने परमिशन दी कि भाई जाओ आप इसमें ईस्ट के साथ, मेनली इंडिया के साथ आप ट्रेड करो, कितने टाइम के लिए, 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। उनको एक लेटर दे दिया 15 साल के लिए, भाई तुम्हारे को अधिकार है, मोनोपोली है भाई तुम्हारी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ब्रिटेन में और भी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन उनको वो परमिशन नहीं मिली थी, वो सिर्फ इसी कंपनी को थी। इट मीन इसकी मोनोपोली थी इंडिया में, ठीक है। इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आ गई। इन्होंने क्या किया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं जैसे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up at Surat in Gujarat। इन कब बनी थी ये आपका 1608 में। 1608 में पहली जो फैक्ट्री है इनकी इंग्लिश की, वो कहाँ लगी थी, सूरत में। और ये कैसी थी, टेम्परेरी, टेम्परेरी थी। इसका कारण ये था कि अभी यहाँ पे इंडिया में किसका रूल था, रूल था आपका पोर्तुगीज का, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल था वो जहांगीर का था, ये जहांगीर के टाइम में लगी थी। अब जहांगीर यहाँ का स्टेट हेड था, उससे उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई एक हमारे को परमानेंट फैक्ट्री लगाने दो, आप कहाँ पे, सूरत में। तो उसने मना कर दिया, क्यों, क्योंकि वो पोर्तुगीज से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पोर्तुगीज तो इंडिया में काफी स्ट्रांग हो गए थे। अब उसने परमिशन नहीं दी, पर वो वापस नहीं गए। उन्होंने वहां पे आपका सूरत में कोस्टल रीजन में एक अपना क्या किया, एक शेड सा बना दिया, उसको फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि वो पहली एक फैक्ट्री थी जो उन्होंने कहाँ लगाई थी, सूरत में। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारे को ये पता लगता है कि दो बैटल लड़ी गई। एक तो मैंने बताया था भी, कौन सी, बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ बॉम्बे एक तो आपका, जो आपका कब लड़ी गई थी, 1611 में। और दूसरी लड़ी थी उन्होंने बैटल ऑफ स्वाली होल, स्वाली होल का युद्ध उन्होंने लड़ा था 1612 में। किस किस के बीच हुआ था ये दोनों बैटल, पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको पोर्तुगीज को भाई डिफीट किया, ये जीत गए इंग्लिश, ठीक है। अब जहांगीर को लगा कि नहीं भाई, अब मुझे क्या है कि भाई इनको भी थोड़ा सा परमिशन दे देनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से हम, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि भाई अंग्रेजों ने सूरत में पहली परमानेंट फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश करी थी, वो 1613 में करी थी, इन बैटल्स के बाद, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं इन 1613 जहांगीर, जहांगीर इशूड अ फरमान। फरमान का मतलब क्या हो गया, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू establish a permanent फैक्ट्री एट सूरत, कि भाई आप अब एक स्थायी फैक्ट्री आप सूरत में लगा दीजिए। पहले तो आपकी प्रोविजनल थी, ठीक है, अब आइए आप एक परमानेंट फैक्ट्री लगा दो। मैं आपको एक फरमान दे रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर दे रहा हूँ, ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा हूँ, आप उसमें लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरीके से क्या था, जो इंग्लिश है वो आपका कहाँ एस्टेब्लिश हो गए थे, इंडिया में, ठीक है। लेकिन अभी तो वो क्या था कि वो मतलब सूरत तक ही कन्फाइंड थे। अब सिर्फ सूरत में बैठे रहने से तो आपको उतने पावरफुल नहीं बन सकते थे ना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी जगह भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। अब वो कैसे करी, उसके लिए पहले हमारे को ये पता चलता है कि 1609 में क्या हुआ था। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका एक क्रोनोलॉजी, 1609 ये आपको वैसे पहले आना था, चलो इधर ही लिख देता हूं मैं आपका, 1608 है ना, 1608। तो 1608 में हमारे को
आगे तो आ गया आपका 1609। 1609 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने क्या किया था, सेंट, उसका नाम विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस को कहाँ भेजा था, सेंट विलियम सेंट सेंट ये आपका सेंट लिखना है आपने, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट सेंट विलियम हॉकिंस इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू सीक परमिशन टू फाउंड अ फैक्ट्री या एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। ये पहले भेजा गया था, विलियम हॉकिन को कहाँ भेजा गया था, आपका इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। क्यों, टू सीक द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत, लेकिन वो परमिशन तो उनको नहीं मिली थी। ठीक है, समझ गई बात। आगे तो फिर उन्होंने बैटल लड़ी, फिर आपका 1613 में उनको परमिशन मिल गई। फिर क्या हुआ कि आपका 1615 की बात आई। अब 1615 में क्या हुआ था कि जो थॉमस रो है, ये कौन था, एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, उसको भेजा गया थॉमस रो को एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। was sent to India for seek permission to set up factories in different parts of the country। कि भाई आप कंट्री में दूसरी जगह आप कहीं भी अब फैक्ट्री आपका एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन लेने के लिए थॉमस रो को भेजा गया था। अब लेकिन जो थॉमस रो है, ये क्या हो गया था, ही वॉज सक्सीडेड टू सीक द परमिशन, उसको परमिशन मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश कर ली। अब लेकिन हम देखेंगे कि सबसे जो मेन उन्होंने फैक्ट्री थी वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करी उनने, जो मेन गढ़ थी, जैसे बॉम्बे है, कैलकाटा है, मद्रास है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसीज बनाई, हेडक्वार्टर बनाई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज का मतलब क्या हो गया, हेडक्वार्टर्स। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए, और कहाँ कहाँ बनाए, ये बात आपने ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे भी आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 जगह उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। एक तो बनाया गया बॉम्बे में, जो उन्होंने वेस्ट में बनाया था। फिर आपका क्या हो गया, कैलकाटा, जिसको हम आज की डेट में कोलकाता कहते हैं, लेकिन यहाँ आपने बंगाल लिखना है क्योंकि बुक में तो बंगाल लिखा होगा। और तीसरा हो गया मद्रास। ठीक है, अब ये तीनों ने हेडक्वार्टर बनाए थे। और इसमें आपने थोड़ा सा ये भी लिखना है, जो बॉम्बे है, बॉम्बे का फाउंडर किसको माना जाता है, इसका फाउंडर माना जाता है चार्ल्स सेकंड को। एक्चुअली क्या था, ये जो बॉम्बे वाला रीजन था, ब्रिटेन का एक प्रिंस था, उसका नाम चार्ल्स सेकंड था। उसको पोर्तुगीज ने एज डोरी दिया था, क्योंकि इसने क्या किया था, पोर्तुगीज जो गवर्नर है अल्फोंसो फिफ्थ, उसकी डॉटर से मैरिज की थी। फिर जो बॉम्बे वाला आइलैंड है वो इसको मिल गया था। उस दौरान वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, उसने क्या किया था, वो 10 पाउंड में फर्दर किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने वहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब जो कैलकाटा है, इसका फाउंडर किसको माना जाता है, इसका जो फाउंडर है उसका नाम था जॉब चारनॉक।
उसका जो फाउंडर है वो कौन था? जॉब नॉक था। अब ये जो जॉब नॉक है, ठीक है, इसने क्या किया था, ये एक जगह ले ली थी लीज पे बंगाल में, कोलकाता में। तो इसमें 3 विलेजेस मेनली थे। एक तो आपका कोलीकाता, ठीक है, सूतानाटी, सूतानुटी एंड गोविंदपुर, ठीक है। इन विलेजेस को बाद में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था एज कोलकाता। और जो आपका ये मद्रास वाला रीजन है, ये किसने बनाया था? इसका जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है फ्रांसिस डी। वो इसका फाउंडर था, फ्रांसिस डी, ठीक है। ये आपने याद रखने, ये तीनों जो है साथ साथ बने थे। और जब ये बने तो इसमें तीनों जगह क्या थे, गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे। यानी कि बॉम्बे में भी आपका गवर्नर था। ये आप ध्यान से सुनना बात, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगी। मॉडर्न इंडिया में ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आपका जो कैलकाटा है वहां भी गवर्नर था, और यहां भी आपका गवर्नर था, यानी कि मद्रास में भी गवर्नर था। तीनों जगह गवर्नर थे। अब लेकिन आगे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लिटरली एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। अब वो कंपनी क्या करती थी, वो जैसे आपका वहां की गवर्नमेंट है ब्रिटेन की या क्वीन है, उनसे फंड्स की डिमांड करती थी। भाई आप हमारे को फंड्स भेजो, और यहाँ पे हमारे को तो लॉस हो रहा है अभी, ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से नहीं चला हुआ है। आप फंड्स भेजोगे तो फिर आपका क्या होगा कि जो हमारा ट्रेड है हम उसको आगे कैरी करेंगे भाई। तो लेकिन आपका क्या हुआ, अब वहां की गवर्नमेंट ने और क्वीन ने ये देखा कि भाई हम एक कमेटी बनाते हैं और वो जांच करेगी कि क्या हो रहा है इंडिया में। फिर वो कमेटी भेजेगी। कमेटी ने ये पाया कि यहाँ के जो लोग थे, ये गवर्नर्स है या दूसरे ऑफिशियल्स है, वो तो अमीर होते जा रहे थे, कंपनी में वो लॉस शो कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी का को मतलब कंट्रोल करने के लिए, उस प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि आपका ये जो बंगाल वाला या कैलकाटा वाला जो गवर्नर है उसको एम्पावर किया गया था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो अब उसका एक और भी कारण मैं बोल सकता हूं कि आपका जो बंगाल है, बॉम्बे या मद्रास की अगर बात करूं, तो वो उतना मतलब लैंड वाइज, क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया है, वहां पे कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। बंगाल एक रिच स्टेट था, है ना, फूड ग्रेन वगैरह या दूसरी चीजें वहां पे काफी ज्यादा होती थी। यहाँ पे अंग्रेजों ने 2 बैटल लड़ी थी। तो एक बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। एक बैटल ऑफ प्लासी थी, जो कि कब लड़ी गई थी, 1757। और बैटल ऑफ जो प्लासी वो किस किस के बीच हुई थी बताओ? वो हुई थी, एक तो आपका नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। वो अगर ये बैटल नहीं जीतता तो कभी भी शायद इंडिया को गुलाम नहीं बना पाते। इसी बैटल के बाद क्या हुआ था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीता भी था, और पूरे वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने रूल भी किया था, ठीक है। यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, वो प्लासी कहां पे है, आपका बंगाल में है, ठीक है। तो बंगाल में उन्होंने एक बैटल लड़ी थी 1757 में, और वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी डिफीट हो गई। डिफीट होने के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के पास वहां की पावर आ गई थी, और इसका मतलब वो पहला गवर्नर भी बंगाल का इसीलिए बनाया गया था। आगे तो उसको पावर फिर दे दी गई। तो रॉबर्ट क्लाइव अगर देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ये क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने ये बैटल लड़ी भी थी और जीता भी था। लिटरली उसने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो ऑफिसर थे, जैसे उसका जो जनरल था मीर जाफर हो गया, कोई जगह सेठ हो गया, आमिर चंद हो गया, जो उसके एडवाइजर थे, अंग्रेजों ने क्या किया, इसने रॉबर्ट क्लाइव ने उनको ब्राइब दी और वो अपनी तरफ कर ली। जब बैटल फील्ड में ये गया ना सिराजुद्दौला, तो वहां उसने देखा कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, वो बैटल फील्ड से भाग गया। भागने के बाद जो आपका मीर जाफर था उसका जनरल,
तो उसका जो लड़का था मीरान, उसने उसको मार दिया था। ठीक है, तो आगे तो फिर पावर किसके पास आ गई थी, आपका रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गई थी। और दूसरी एक और बैटल लड़ी गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर तो आपका बिहार में है, लेकिन ये आपका पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो अब बैटल ऑफ जो बक्सर है ये आपका कब हुई है, ये आपका 1764 में हुई थी। ठीक है, अब ये बैटल किस किस के बीच हुई, ये आपको याद रखने की जरूरत है। रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में तो आपका सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर जाफर बना था बंगाल का गवर्नर, ये नवाब, और उसके बाद मीर कासिम बना। तो अब मीर कासिम, ये तीन लोग इसमें एक साथ थे। एक तो आपने मीर कासिम याद रखना है। मीर कासिम कौन था, ये आपका नवाब ऑफ बंगाल। फिर इसने क्या किया, एक सुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला अलग है, उसको तो मार दिया गया। अब मैं दूसरी बात करूं, सुजाउद्दौला। अब ये सुजाउद्दौला इसने अपनी तरफ कर लिया था, ये कौन था, नवाब ऑफ अवध। अवध किसको कहते हैं हम लोग, अयोध्या वाला जो रीजन है आज की डेट में। और तीसरा इनके साथ कौन था, शाह आलम सेकंड। ये कौन था, मुगल एम्परर। यानी कि अभी मुगलों का रूल तो खत्म नहीं हुआ था, राजा तो उनके दिल्ली में बैठ ही रहे थे, है ना। तो आगे आपके इसमें लास्ट औरंगजेब के बाद तो फिर आपका क्या था, शाह आलम सेकंड बना, फिर आपका अकबर सेकंड बना, और ये उसके बाद लास्ट बहादुर शाह सेकंड बना। तो ये शाह आलम सेकंड तो थर्ड लास्ट मुगल एम्परर था, इसको भी इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी तरफ किसमें कौन था, जो इंग्लिश जनरल था जिसने तीनों को बुरी तरह से डिफीट किया था, उसका नाम था हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो, हेक्टर मोनरो ने इनको डिफीट किया। और डिफीट करने के बाद अंग्रेजों को क्या मिला था, जिससे वो वर्ल्ड पावर बने थे, इंग्लिश गॉट दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब क्या हो गया, राइट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन, कहां पे मिले थे, बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। तीनों जगह उनको क्या मिल गए, उनको टैक्स कलेक्शन के राइट मिल गए थे। यानी कि इंडिया के जो तीनों रिच स्टेट है वहां के वो एक तरह से क्या बन गए थे, मालिक बन गए। ठीक है, इसका मतलब ये जो दो पावर्स है, ये दो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल में उन्होंने क्या किया, बंगाल में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को एक सुप्रीम पावर बना दिया था। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई क्या हुआ, कि मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो इंडिया के तीनों रिच स्टेट है, वहां पे उनको क्या थे, टैक्स कलेक्शन के राइट मिल गए थे। ठीक है, तो अब ये जब मिले तो आगे मैंने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आपको जो ये कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ गई थी भारत में, जिन्होंने तीन प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे, कैलकाटा या मद्रास, तो वो सारे जो इसके ऑफिसर्स थे, गवर्नर थे, वो तो करप्शन में इंडल्ज थे और वहां से डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन से पैसे की। तो अब क्या हुआ कि अब उस ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने ये पाया कि ये जो ऑफिसर्स है या ये गवर्नर्स है, ये तो करप्शन में इंडल्ज है। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को के करप्शन को खत्म करने के लिए एक एक्ट लाया था, उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या है भाई, क्वेश्चन आपने ये लिखना है, लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा इंसान था, इसने बीइंग ए क्लर्क अपना कैरियर शुरू किया था। ऊपर मैंने जो कर्नाटिक वॉर्स का जिक्र किया है, उनको जीतने में इसका बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इंडिया में तो ये करप्शन में, मतलब इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, वहां इसके अगेंस्ट ब्रिटेन में केस चला, फाइनली इसने सुसाइड कर लिया था। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव,
ठीक है, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन आपका क्या बनता है, मैं अगर पूछूं ये कि भाई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो आपका कौन है? हाँ जी, कौन था बताओ? हाँ जी, पहला जो आपका गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना आपने? हाँ, तो वॉरेन हेस्टिंग है। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव के बाद तो वॉरेन हेस्टिंग बना, उसका रूल तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर regulating regulating act of 1773 was वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपसे क्वेश्चन आएगा अगर मैं ये पूछता हूं कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो आपको वॉरेन हेस्टिंग। अगर मैं ये पूछता हूं कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछे जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि किस एक्ट के द्वारा बना था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। इसका मतलब आपका गवर्नर जनरल लगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी दर्जा बढ़ा दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का मतलब क्या हो गया, यहां मैं लिखना हूं कि जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास केम अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल, उसके अधीन आ गई थी। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। ये आपसे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए। अब लेकिन आपका क्या है, आगे फिर आपका क्या चलते गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा भाई, क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर किस एक्ट के द्वारा बना था भाई? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज, कौन था वो? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये समझ गए बात? मतलब पहले तो सिर्फ वो बंगाल तक ही कन्फाइंड था, ऐसे मान लीजिए प्रेसिडेंसीज तक। अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि हु वॉज द वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपका ये आएगा विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछे जाएगा हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन आएगा? वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका किस चीज के लिए फेमस है भाई बताओ? एक तो इसके टाइम में क्या हुआ था, जो इंग्लिश है, इंग्लिश वॉज adopted as मीडियम फॉर एजुकेशन। और ये कब हुआ है जी? ये 1835 में।
1835 में जो इंग्लिश है, इंग्लिश को उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। इसका मतलब क्या हो गया, इस डेट तक इंडिया में भले ही अंग्रेजों का रूल हो गया था और अभी उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, पर्शियन, फारसी भाषा थी, उर्दू भाषा थी, सारे काम तो उर्दू भाषा में हो रहे थे। दूसरा, इसके टाइम में क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, फर्स्ट जो लॉ कमीशन है वो इसी के टाइम में बना था और उसका जो चेयरमैन था उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, लॉर्ड मैकॉले था। लॉर्ड मैकॉले। और ये आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश को अडॉप्ट करने में भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सलाह ली थी, लॉर्ड मैकॉले की। लॉर्ड मैकॉले की उसने सलाह ली थी। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले को दो चीजों के नाम से जाना जाता है, दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो उसको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसको भारत में क्या माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकॉले को। इंग्लिश जो है वो कब अडॉप्ट की गई थी, किसके टाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में इंडिया में। किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड मैकॉले। दूसरा क्या था, लॉर्ड मैकॉले को क्योंकि वो लॉयर था तो फर्स्ट जो लॉ कमीशन उसकी चेयरमैनशिप में बना था और इसको हम फादर ऑफ क्या कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। भारत को जो कानूनी जो प्रणाली है उसमें चेंज इसी ने किया था, एज क्योंकि इसने क्या किया था, ही इनेक्टेड, उसको हम बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड। ये कब बनाया था उसने, 1859 में। फिर एक आईपीसी होता है, इंडियन पैनल कोड, ये उसने 1860 में बनाया था। एक होता है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये उन्होंने 1861 में बनाया था। 1861 में ये बनाया गया था। ये बात समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन आ रखा था भाई आपका फादर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैकॉले। अभी आपने देखा बहुत सारे जो लॉज है वो चेंज किए गए, वो सारे अंग्रेजों के ही दिए हुए थे। कानून हमारे सारे किसने बनाए हुए, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अभी उसमें क्या था, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए नाम वगैरह भी इस बार चेंज किए गए। काफी सारे लॉज के कुछ एक जो उनके सेक्शंस थे उनको हटा दिया गया है ना। वो हम देखेंगे उसमें करंट अफेयर वाली क्लास में। ये तो हम किसकी क्लास ले रहे हैं अभी, हिस्ट्री की। आगे देखिए, अब ये हमारे को इसमें पता लगा हम किसकी बात कर रहे थे, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज। यहां हमारे को ये पता लगा, हमारे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता लगा। अब नेक्स्ट इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या आएगा, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया who became first viceroy of India अंडर किस एक्ट के द्वारा, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज किससे बनाया गया था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया था और साथ में क्या था, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। ठीक है, ये बात समझ गए। पहले तो मतलब गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, अब आपको वॉइसरॉय। अब वॉइसरॉय आपका किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। अब वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है भाई बताओ।
हाँ जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय? देखो, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तरफ को मैंने लिख दिया, ये समझने के लिए आपको, ये मैंने गवर्नर जनरल लिखा, इधर मैंने वायसरॉय। जो गवर्नर जनरल था वो किसके लिए काम करता था? ही वर्कड फॉर ही वर्कड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, जो वायसरॉय वो किसके लिए काम करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये आपका किसके लिए? वर्कड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में एक ऑफिसर था, ठीक है, और आपका जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए वो काम करता था, ही कैन टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली। यानी कि उसको वहां पे ये क्राउन से पूछने की जरूरत नहीं थी कि भाई उन्हें कौन सा फैसला लेना है या नहीं लेना है। ये आपका क्या था? ही वॉज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के लिए, यानी कि क्वीन के लिए। अब लेकिन इंडिया में ये काम कैसे करता था भाई? ये जो आपका लॉर्ड के मतलब वॉइस रॉय इंडिया में काम कैसे करता था? इसको काम करने के लिए क्या किया गया था? एक 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी। 15 मेंबर्स कमेटी। आपने ये लिखना है कि 15 मेंबर्स कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड किसके लिए? टू हेल्प द वॉइसरॉय। ठीक है, तो 15 मेंबर्स कमेटी, यानी ऐसे भी मैं बोल सकता हूं यहां पे, आप इसको ऐसे ही याद रखिए, ये मैंने काट दिया है। यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ये बात सही है कि भाई आपका वॉइसरॉय बना दिया, अपना एक अधिकारी उन्होंने इंडिया में बना दिया। ठीक है, अपना एक जो अधिकारी है जिसको मैंने वॉइसरॉय कहा, उसको इंडिया में डिप्यूट किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। था तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो लॉर्ड कैनिंग। दूसरी बात ये हुआ था कि भाई इसकी एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में क्या हुआ था कि एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। इंडिया में क्या हुआ था? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड। हाँ हुआ। भारत में क्या हुआ कि आपका जो एक ऑफिस क्रिएट किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये ध्यान से सुन लो फिर समझ नहीं आएगी बात। वो आपका क्या हुआ? वॉइस रॉय की एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड। और ये इंडिया में कैसे काम करता था? ही यूज्ड टू वर्क विद द हेल्प ऑफ 15 मेंबर्स कमेटी। 15 मेंबर्स की एक उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, और उसमें भी क्या होता था? आउट ऑफ देम 8 वर अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता था? अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, मतलब महारानी, एंड 7 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो चुना जाता है। ठीक है, अब वो जो वॉइस रॉय था वो किसके लिए जवाब दिया था? ब्रिटिश क्राउन के लिए, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तो लंदन में थी। तो यहां वो किसके लिए जवाब दिया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। और जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था, उसका नाम, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था उसका नाम लिख दीजिए। उसका नाम था जॉर्ज हेनरी स्टैनली। उसका नाम जॉर्ज हेनरी स्टैनली था।
समझ गई बात। यानी कि जो वॉइस रॉय वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं था। वो इंडिया में किसके लिए अकाउंटेबल था, उसकी जगह एक बनाया गया था, उससे ऊपर एक ऑफिस क्रिएट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। अगर मान लो उसने कोई भी डिसीजन ले लिया, उसकी अगर उसमें कोई कमियां निकलती है, उसकी जवाबदेही किसके लिए थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जो किसका आदमी था? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का एक आदमी था इंडिया में, ठीक है, उसके लिए उसकी जवाबदेही थी। अब वो आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, वो तो एक अंग्रेज था, इंडिया में वो कैसे काम कर सकता था? इसके लिए क्या था, उसको हेल्प के लिए एक 15 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी। 8 मेंबर्स तो ब्रिटिश महारानी वहां से भेजती थी चुन के, और आपका बाकी जो आपका जो 7 मेंबर्स थे, ठीक है, तो उनको कौन चुनता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इंडिया में काम किया होता था, इंडिया के बारे में उनको जानकारी होती थी। तो ये हमारे किसने पता लगा कि आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, पहला वो किसे बनाया गया था? जॉर्ज हेनरी स्टैनले को बनाया गया था। और आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अब इसमें एक और चीज इसके बारे में याद रखनी है, लॉर्ड कैनिंग और किस चीज के लिए फेमस है? अभी थोड़े टाइम पहले एक बजट आया ना, निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया, ठीक है, और इससे पहले उन्होंने एक इंटरिम बजट पेश किया था, क्योंकि इलेक्शन आ गए, 6 महीने के लिए बनता है। लेकिन आपको जो बजट सिस्टम है, वो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो आपका इसी के टाइम में हुआ था। तो इसके टाइम में, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या था कि लॉर्ड कैनिंग, मैंने यहां लिख दिया, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड बजट सिस्टम एंड इनकम टैक्स in India on the advice of जेम्स विल्सन। ये कौन था? ब्रिटेन का एक इकोनॉमिस्ट था। मैंने यहां लिख दिया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? फर्स्ट बजट ऑफ ब्रिटिश इंडिया was presented by हिम मतलब आपका किसकी बात हो रही? जेम्स विल्सन की। कब किया गया था? 1860 में पहला बजट इंडिया के अंदर पेश हुआ था। 1860, 1860। ठीक है जी, ये बात पता लगी कि नहीं? ये बात पता लगी वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है? गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मान लो यहाँ काम कर रहा हूँ, मालिक की खुद की मर्जी है क्या काम उसने करने की नहीं, वो अब इंडिया गवर्नमेंट से थोड़ी पूछेगा। लेकिन आपको वॉइस रॉय तो आपका गवर्नमेंट का आदमी बन चुका था, उसको तो पहले पूछना पड़ता था किससे? ब्रिटिश क्राउन से, या आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से, या ब्रिटिश आपका जो गवर्नमेंट जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठी हुई, ठीक है। तो उसकी जवाबदेही ज्यादा थी, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। भले ही आपका क्या था, स्टेट हेड तो इंडिया में था, है ना, उसको हेड बनाया गया। अब लास्ट लाइन लिखनी, उसके बाद फिर मैं एंड कर रहा हूँ, बाकी उसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आपने लिखना है लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वो बिकेम, वो क्या बना था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, वो आपका कौन था? हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन था भाई, जिसने देश का बंटवारा किया, ठीक है। क्यों अब इसको क्यों बनाया गया गवर्नर जनरल द्वारा से? क्योंकि जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ये आपने याद रखना है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसमें अब आगे आपका क्वेश्चन ये भी है, बन जाता है कि फर्स्ट इंडियन
फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। या अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, या इसको हम क्या कह देते हैं, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया वो किसको बनाया गया था? उनका नाम था सी राज गोपालाचारी, तमिलनाडु के थे सी राज गोपालाचारी। क्योंकि अंग्रेजों का रूल तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, एंड हो गया। उसके बाद उन्होंने पावर किसको दे दी थी? इंडियन को, सी राजगोपालाचारी को। और फिर इन्होंने आगे नेहरू को कमांड दी थी। आपने संगोल के बारे में सुना? संगोल, संगोल एक तरह की छड़ी होती है। न्यूज देखते हो आप लोग? नहीं। आपका जो ट्रांसफर ऑफ जो पावर है वो कैसे हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, एक संगोल बनाया गया था, एक सोने की छड़ी बनाई गई थी जो चोला किंगडम में बनाई जाती थी। वो जो स्टिक है वो आपका कब दी जाती थी? चोला किंगडम में, जब कोई नया राजा बनता था। उस तरीके से पावर का ट्रांसफर होता था। यहाँ वो जो छड़ी है वो बना के लाई गई थी, ठीक है, आपका वो साउथ इंडिया से। किसके एडवाइस पे? सी राजगोपालाचारी के एडवाइस पे नेहरू ने वो बनवाई थी। और फिर क्या हुआ, तो वो जो छड़ी थी वो किसने दी थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको दे दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। अब तो इसमें वो नया जो हमारी पार्लियामेंट बनी उसमें वो लगाया गया है। पहले वो कहाँ पड़ी हुई थी आपका जो, ये आपका